वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। आज करेंगे बेटा आपका यूनिट 2 स्टार्ट, जिसका पार्ट 1 है। 2 पार्ट में पूरी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं हम सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए, बीए ऑनर्स का, ठीक है। एनईपी है ये, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है वही है। स्टार्ट करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत का परंपरागत उपागम। यूनिट 2 में आपको उपागम पढ़ने हैं, अप्रोचेस जिसे कहा जाता है। ये कितने प्रकार के अप्रोच हैं राजनीतिक सिद्धांत के, ठीक है। पहला क्या है? परंपरागत, पुराना वाला। परंपरागत से समझ आ रहा है आपको, पुरानी कोई चीज है उसकी बात चल रही है। पुराने समय पे कैसा था राजनीतिक सिद्धांत? परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए मुख्यतः दार्शनिक, तार्किक, नैतिक, ऐतिहासिक और विविध पद्धतियों को अपनाया है। इन सारी पद्धतियों को इसने अपनाया है। कौन सी? ऐतिहासिक, नैतिकता और वैधिकरण। वैधिकरण क्या होता है? विधिकरण में क्या होता है? कानून से रिलेटेड, ठीक है। 19वीं सदी से इसके विधेयक, संवैधानिक, संस्थागत और वितरणात्मक और तुलनात्मक पद्धतियां पर विशेष बल दिया गया है, ठीक है। तुलना करना, ये वाले इस सिचुएशन में इस राज्य ने कैसे काम करता है, इस राज्य ने कैसे काम किया था, इनके बीच में तुलना करना और लिखना कि क्या कैसे हुआ, ठीक है। ये क्या होगा? परंपरागत उपागम, जिसके ये सारे पॉइंट्स आएंगे। ऐतिहासिक, पहले के ज़माने में जो राजनीतिक सिद्धांत थे उसके 3 पार्ट हैं। पहला क्या है? ऐतिहासिक, दूसरा विधेयक वाला और एक ये नैतिकता वाला, ठीक है। ठीक है बेटा, अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि राजनीतिक सिद्धांत के उपागम बताइए, तो मेन इसके 2 ही उपागम है, एक परंपरागत और दूसरा क्या है? आधुनिक। एक पुराना वाला, ओल्ड वाला, और ये क्या? आधुनिक वाला, नया वाला। तो पुराने वाले में क्या क्या चीज़ें हैं, पहले हमें से ये देखना है कि इसमें कितनी चीज़ें हैं। तो जिसमें 3 पार्ट है, जिसमें क्या? ऐतिहासिक उपागम, जिसमें क्या होगा? साइवन, लेडीज मैकेवली इसके प्रमुख समर्थक है। ये सारे लोग कौन है? इसके विचारक हैं, समर्थक है। इस उपागम के समर्थकों का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए उस देश कला एवं परिस्थितियों का अध्ययन करना पड़ेगा। राजनीतिक सिद्धांत अगर आपको समझने, तो उस देश को समझो, पहले उसकी सिचुएशंस को समझो, जिन परिस्थितियों में इसका विकास हुआ, कब ये जो इनका राजनीतिक सिद्धांत लिखा गया, ये जो बना, ये किस सिचुएशन में बनाया गया है। क्योंकि बिना उस परिस्थितियों को समझे किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को समझ पाना संभव नहीं है। सिचुएशंस को समझना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। कोई देश है बहुत गरीब है, तो उसमें फिर पहले उनके राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने से पहले उसके देश की सिचुएशन समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए प्लेटो का आदर्श राजनीति का सिद्धांत एवं दार्शनिक राज्य का सिद्धांत। यह जरूरी नहीं है कि राजनीतिक सिद्धांतों ने इस घटना की परिस्थितियों को प्राप्त देखा हो, क्योंकि देखो अब कोई बहुत पुराना विचारक आ रहा है, उसने ये बात क्यों कही, इसको समझने के लिए उस समय की सिचुएशन को समझना पड़ेगा। क्या पता उस समय सिचुएशन ही ऐसी हो जो तुम्हें आज अजीब लग रही है बात की, ये तो बड़ी गलत बात है, क्या पता उस वक्त ऐसी सिचुएशन हो। तो उन्होंने बस इसमें यही बोला है कि आपको पुराना अगर राजनीतिक सिद्धांत देखना है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को समझना है, उसके लिए पहले आप सिचुएशंस को समझो। सिचुएशन को समझने के बाद पुरानी इतिहास में क्या क्या हुआ था, उस टाइम पर बेस्ट सरकार कैसी थी, उस टाइम के पास्ट में क्या क्या सिचुएशंस थी, उसको आपको देखना पड़ेगा, उस टाइम के टाइम पीरियड और उसको सिचुएशन को। फिर क्या करोगे आप? उससे पास्ट से तुलना कर सकते हो और आगे का आपकी जो आपके सिचुएशन है उसमें रिजल्ट निकाल सकते हो। इसका अगर मैं आसान उदाहरण आपको दूं तो आप ये ले सकते हो, जैसे कोविड अभी आया आपका 2020 में, लेकिन इससे 100 साल पहले प्लेग फैला था। उस समय क्या क्या हुआ था, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, लोगों की क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ था, कैसे संभाला गया था, ये सारी बातें राजनीतिक सिद्धांत में लिखी हुई है। तो उसको पढ़ के हम तुलना कर सकते हैं ना कि कैसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ना। उस समय क्या चीज़ें समझ आ जाएंगी कुछ हद तक। 100% समझ नहीं आ सकती क्योंकि तब की सिचुएशन अलग थी, आपकी सिचुएशन अलग है, लेकिन ये कि कुछ हद तक आप उन सिचुएशन को समझ सकते हो, ठीक है। इस उपागम में समर्थकों का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए उस देश की कला और इसको मानना, ये पढ़ लिया बेटा, कि उसकी परिस्थितियों को समझना आवश्यक है, वरना आप इसको समझ नहीं पाओगे। उदाहरण के लिए प्लेटो ने ये वाली बात कही है, ठीक है बेटा। इसमें क्या है? इस उपागम में भूतकाल, जो बीता हुआ कल है, उससे व अतीत से वर्तमान को परिभाषित करने की कोशिश की जाती है। आज की जो भी सिचुएशन चल रही है उसको क्या कंपेयर कर सकते हो आप। यह प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐतिहासिक अध्ययन पर बल देता है। पुरानी जो चीज़ें हैं ना, संस्थाएं, प्रक्रियाएं, क्या सिचुएशन थी, कैसे थी, उस सबको क्या है? तुलना करते हैं ये,
उसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। साइवन और मैकेवली जैसे विचारकों का मानना है कि राजनीति और इतिहास आपस में जुड़ा हुआ है। इन्होंने बोला कि हिस्ट्री जुड़ी हुई है पॉलिटिक्स से, इसलिए राजनीति के अध्ययन के लिए हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। जो कि सही भी है कि अगर आपको किसी चीज़ को समझना है तो पहले उसका बैकग्राउंड देख लो, है ना। यह उपागम इस बात पर बल देता है कि वह विचारक के राजनीतिक विचार, राजनीतिक सोच समझने उसके आपस के वातावरण को से बनती है। ये बात भी सही है। ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है, उसके जो विचार है, जो उसके थॉट्स है, वो ना बेटा डिपेंड करते हैं कि उसके वातावरण क्या है, उसके आसपास का वातावरण क्या है। तो पहले तुम उसके वातावरण को समझ लो, फिर पढ़ो कि इसने ये ऐसी बातें क्यों लिखी है ना। क्या पता तुम अलग वातावरण में रह रहे हो, उसका वातावरण अलग हो, तो उसने इस बात पे ये वाली बात ऐसे कही है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से इंसान की सोच बनती है। सेकंड क्या है, संस्थागत उपागम। इसमें क्या है, मुनरो, लॉर्ड बाइक्स, ये सब इसके क्या है, समर्थक हैं, मेन इसके विचारक हैं। इस वाले में क्या है, संस्थागत उपागम में केंद्र बिंदु मुख्यतः राज्य और उसकी संस्थाएं हैं। संस्थागत सारी इसमें कौन कौन आएगी, पॉलिटिकल संस्थाएं जितनी भी है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, ये सब। ठीक है, संस्थागत उपागम के अंतर्गत सरकार के औपचारिक संस्थाएं आएंगी, ऑफिशियल जितनी भी संस्थाएं हैं ना वो आएंगी इसके अंदर। इसकी बात होगी, इसमें हिस्ट्री की बात नहीं होगी, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शामिल होता है। ये तीनों हमारे अंग होते सरकार के, इनको क्या है, इंक्लूड किया जाएगा। राजनीति इनसे बनती है, इनसे चलती है। इस उपागम का विकास राजनीति के अध्ययन के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे राजनीति का विकास हुआ, जैसे राजनीति के अध्ययन का विकास हुआ, अनुशासन में के भी रूप में हुआ, वैसे वैसे संस्थागत उपागम भी हुआ है। मतलब कि राजनीति जैसे जैसे बढ़ी है, वैसे संस्थागत उपागम भी ये वाला बढ़ा है। यह उपागम राजनीतिक सिद्धांत के कार्यों को पहचान, राज्य के अर्थ और उसके कार्यों को अभिव्यक्त करने के तौर पर किया जाता है। मतलब राज्य क्या काम कर रहा है, इन तीनों संस्थाओं के द्वारा क्या क्या काम कर रहा है, ये क्या बताता है, जिसमें राज्य की दर्शनात्मक विचार और संवैधानिक कार्य दोनों शामिल है। संवैधानिक, सरकार क्या कर रही है लीगली, ये सब चीजें क्या इसमें शामिल है। संस्थागत उपागम का उपागम हीगल और फीशे के कार्यों में देखा जा सकता है। मतलब इनके जो इन्होंने बुक्स लिखी उसमें देखा जा सकता है, जिनका मानना है कि अगर राजनीति को जानना है तो राज्य को जानना आवश्यक है। इन्होंने क्या बोला, पहले वालों ने क्या बोला कि राजनीति को जानना तो हिस्ट्री पढ़ लो, हिस्ट्री को जान लो। इन्होंने क्या बोला, राजनीति को अगर जानना है तो राज्य की राजनीतिक जितनी संस्थाएं ना उसको समझ लो, तुम्हें राजनीतिक समझ आ जाएगी। अब ये क्या बेटा, आदर्शी, जैसे हम नैतिकता पढ़ रहे थे ना पीछे, नैतिक उपागम, वो ही है, ये आदर्श है। इसमें सारी अच्छी बातें होती है कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बेस्ट संस्था कैसी होगी, बेस्ट माहौल कैसा होगा, बेस्ट समाज कैसा होगा। एक नैतिक बात की जाती है, काल्पनिक, इसमें सिर्फ कल्पना की जाती है कि ऐसा होना चाहिए। सच्चाई क्या है उस पर बात नहीं होती, क्या होना चाहिए इस पे बात होती है इसमें। ठीक है, राजनीतिक दर्शन में उपागम में सार्वजनिक प्राचीन है, ये भी ओल्डेस्ट है, जिसमें नैतिकता पे बात की जाती है, मानव के नैतिकता पे बात की जाती है कि क्या होना चाहिए। काल्पनिक है बेटा, ये इमेजिन करना है कि क्या होना चाहिए, क्या सच है उससे मतलब नहीं, कैसा होना चाहिए उस पर बात होनी चाहिए। जैसे अगर कल्पना करें तो एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें सब बराबर हो, सभी अमीर हो, कोई गरीब ना हो, सब बराबर हो, लड़कियों की इज्जत हो, दोनों जेंडर इक्वल हैं, दोनों को बराबर का दर्जा हो, अपराध बिल्कुल भी ना हो, सब बिल्कुल खुशी से रहें। ठीक है, हर्ष और उल्लास हो, ऐसा सब ये इमेजिनेशन है, ऐसा चाहते हैं, ऐसा सच्चाई है तो नहीं ना। सभी को पता है कैसी सिचुएशन चल रही है हमारे देश की, कैसा हाल है, कैसा कितनी मतलब गरीबी अमीरी की खाई है, जेंडर पे कितना वो है, लड़कियों के प्रति कितना अपराध, ये सब चीजें हैं। पर इसमें क्या है, एक कल्पना की जाएगी। ठीक है, इस उपागम के संबंध में राजनीतिक, राज्य, न्याय, स्वतंत्रता आदि के बारे में राजनीतिक विचारकों के व्यापक चिंतन है। ठीक है, आदर्शी उपागम में मूल्यों में नैतिकता पर आधारित है, सारी नैतिक बातें होंगी। यह उपागम क्या होना चाहिए पर बल देता है, क्या होना चाहिए, ये नहीं है कि क्या सच्चाई है, कैसा होना चाहिए, एक समाज कैसा होना चाहिए ये बताते हैं ये। ठीक है, यह निर्देशनात्मक प्रवृत्ति का निर्देशन, मतलब ये एक मार्गदर्शन देता है कि आपको ना ऐसा होना चाहिए, एक रास्ता बताता है, रोड दिखाता है कि ऐसा करना चाहिए। अपराध बिल्कुल नहीं होने चाहिए, दंगे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, सांप्रदायिकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सभी धर्म बराबर होने चाहिए। हर इसमें सेंटेंस में चाहिए आएगा, सिर्फ ये किसकी बात करते हैं, चाहिए की। आदर्शी समाज सर्वोत्तम इस अच्छाई में विश्वास रखता है। ये वाले क्या करते हैं, सर्वोत्तम इच्छाई कि सब अच्छे हों, सब बराबर हो, एकदम परफेक्ट समाज हो, कोई दुखी ना हो, बिल्कुल गरीबी ना हो, कोई अपराध ना हो, सब बराबर, सब इक्वल, सब खुश, ये चाहते हैं। राजनीति की अच्छाई की बातें करेगा ये।
ठीक है। ये बेटा अब हमने क्या पढ़ा इसका, परंपरागत उपागम। परंपरागत के भी 3 पार्ट थे, नैतिकता वाला जो अभी पढ़ा रिसेंट, हिस्ट्री वाला और सरकार वाला। कि आपको अगर राजनीतिक सिद्धांत को समझना है तो उसकी हिस्ट्री को समझ लो पहले, उसके बाद उसकी संस्थाओं को पढ़ लो, सारी राजनीतिक संस्थाएं क्या है कैसे हैं, फिर उसका क्या है कि नैतिकता वाला कि क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।